दोस्तों, दैनिक जागरण के दैनिक रिव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसन्न मिश्रा। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो मैं दैनिक रिव्यू कर रहा हूं, तो अगर आप इसको रोज़ाना मेरे साथ लेकर के चलते रहेंगे, यानी कि आप अगर इसे रोज़ाना देखते रहेंगे और इसे पढ़ते रहेंगे और साथ में मैं आपको जो कोई भी बातें बताता जाता हूं आपसे नोट करते रहेंगे, तो प्रीलिम्स में आपको कोई भी ऐसा सवाल जो कि जनवरी से लेकर के जून के करंट अफेयर्स का होगा नहीं छूटेगा। तो मैं आपको इस बात का भरोसा अभी दिला देता हूँ। तो चलिए रिव्यू को शुरू करते हैं। पहली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े देनदारों की मांगी सूची। तो ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे जो सरकारी बैंक हैं, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, उन्होंने बहुत सारा कर्जा बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारियों को और कारोबारियों को दिया हुआ है, जो कि इसे चुकाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और साथ में कई ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इसमें बैंक के कई सारे बड़े अधिकारी भी मिले हुए हैं, और साथ ही जब उन पर कोई बड़ी बैंक से डिफ़ाल्टरों से जब बैंक के डिफ़ाल्टर पर जब कोई बड़ी कार्रवाई करने की मांग की जाती है, तो वो उसको बचाते हैं, और साथ में कई सारे राजनीतिक भी उनको बचा लेते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट अब बीसीसीआई की तरह बैंकों पर भी कोई बड़ा फैसला ले सकता है। तो देखिए आगे इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें जानने लायक बात है कि एनपीए क्या होता है, और उसके अलावा कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल डीआरटी क्या है। अगली चीज़ आपको जाननी चाहिए कि देश भर में 34 डीआरटी और 5 अपीलीय ट्रिब्यूनल्स हैं। इसके अलावा 7 अगस्त 2016 में ट्रिब्यूनल के मुकदमे जल्दी निपटाने के लिए कानून में संशोधन किया गया, जिसके तहत अब कोई भी अगर ऐसा केस आता है तो उसे 180 दिनों में निपटाना आवश्यक है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, कई सारे केसेस ऐसे हैं जो पिछले 5 साल 10 साल से पड़े हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि जब 180 दिनों में निपटाना आवश्यक है, तो ये सारे केसेस 5 साल 10 साल से क्यों पड़े हुए हैं। अगली खबर है, चिटफंड घोटाले से संबंधित है। तो आपको सिर्फ ये जानना है कि चिटफंड घोटाला क्या होता है। तो चिटफंड घोटाला दरअसल पे एक ऐसा घोटाला होता है जहां पर एक कंपनी लोगों को बहुत ज़्यादा ब्याज देने के नाम पर उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसा जमा करवा लेती है, और बाद में कंपनी भाग जाती है, और उसके बाद लोगों का सारा पैसा डूब जाता है। तो ऐसे कई सारे घोटाले पश्चिम बंगाल में भी सामने आए थे, जिसमें एक शारदा चिटफंड मामला था, और अभी उससे कई गुना बड़ा एक नया घोटाला सामने आया है, जो कि उसका नाम मुझे देखना पड़ेगा कि उसका कुछ नाम है, आप देख लीजिएगा, रोज़ से कुछ नाम है उसका। तो उसमें ये महाशय भी गिरफ्तार हुए हैं। तो अगली खबर हम जाएंगे, वो ये है कि बजट में नहीं बढ़ेगा रेल का किराया। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस बार से रेल बजट अलग से पेश नहीं किया जाएगा, लिहाजा किराए भाड़े में बढ़ोतरी का फैसला वित्त मंत्रालय को ही करना है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अब जो रेल बजट है तो वो हमारे आम बजट के साथ ही आएगा, और वो मुश्किल से 1-2 पन्ने का होगा। तो निश्चित तौर पे अब जो सारी की सारी उसमें गतिविधियाँ सम्मिलित होंगी, तो वो सारी की सारी गतिविधियाँ वित्त मंत्रालय ही देखेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है कि मुद्गल समिति क्या है। तो मुद्गल समिति जो आईपीएल का घोटाला हुआ था, जो मैच फिक्सिंग और उसमें सट्टेबाजी घोटाले हुए थे, तो उसकी जांच के लिए मुद्गल समिति बनाई गई थी। आते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर है, राजधानी में वायु प्रदूषण लगातार गंभीर स्तर पर। तो यहाँ पे आपको जानना है दोस्तों कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, यानी एक तंत्र बनाया गया है, वो क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये जानिए कि PM10 और PM2.5 क्या होता है। तो PM10 वो पार्टिकल, यानी वो छोटा सा कण होता है धूल का, कि जिसका व्यास होता है 10 माइक्रोमीटर, और PM2.5 वो होता है जिसका व्यास होता है 2.5 माइक्रोमीटर। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जो दिया हुआ है कि प्रदूषण के इंडेक्स दिल्ली के विभिन्न इलाकों में क्या क्या हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हैं, कि जो 25 होना चाहिए या 60 होना चाहिए, तो वो 400 के और 300 के पार हैं। तो यहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा गंभीर है। अगली खबर है कि वोडाफोन की याचिका पर केंद्र सरकार की आपत्ति। तो आपको यहाँ पर ये जानना है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई क्या है, और ये भी जानिए कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। तो आपको ये बता दूं कि भारत में एक अटॉर्नी जनरल होता है, उसके अंदर 2 सॉलिसिटर जनरल होते हैं, और उसके अंदर कई सारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो ये एक तरह से सरकार के वकील होते हैं, जो सरकार पर जो कोई भी केस आते हैं तो वो सरकार की तरफ से उस केस को लड़ते हैं। तो अगले पेज पर आते हैं। अगले पेज पर आपको मिलेगा कि मातृत्व अवकाश। तो मातृत्व अवकाश संशोधन बिल 2016 जो था, तो अब उसे कानून बनाने की कवायद हो सकता है बजट सत्र में शुरू हो जाए। तो संशोधन विधेयक के पास होने के बाद अब स्त्रियों को 26 हफ्तों का मातृत्व अवकाश मिलेगा, यानी कि वो अवकाश जिसमें कि वो गर्भवती हैं, तो उसमें 26 हफ्तों का उन्हें मिलेगा, जो कि अभी तक उनको नहीं मिलता था।
आगे देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ यहाँ पर दी हुई हैं कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को एक कनेक्शन दिया जाता है और इसका मकसद है देश की महिलाओं के स्वास्थ्य पर जो चूल्हे के धुएं के कारण जो दुष्प्रभाव पड़ता था उससे उन्हें छुटकारा मिले। इसके अलावा सरोगेसी बिल रोकेगा शोषण। तो ये कहा जा रहा है कि सरोगेसी नियमन विधेयक 2016 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जब भी कोई विधेयक सरकारी विधेयक पेश होना होता है तो उसे पहले कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल से सहमति लेनी पड़ती है, तत्पश्चात वो फिर लोकसभा या राज्यसभा में पेश होता है और उसके बाद फिर वो पास होकर के बिल बनता है, वो पास बनकर के अधिनियम यानी एक्ट बनता है। आगे यहाँ पर बराबरी की लड़ाई में जीत की उम्मीद में कुछ महत्वपूर्ण जो संस्थान हैं उनकी बात आई है। राष्ट्रीय महिला नीति क्या होती है ये आपको जानना चाहिए। ये अभी 15 साल पहले बनाई गई थी और एक नई नीति आने वाली है। तो आप जानिए कि ये क्या होती है। समान नागरिक संहिता क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 44 में जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है यानी कि नीति निर्देशक तत्व है, वहाँ पर ये कहा गया है कि आगे चल के भारत जो है तो समान नागरिक संहिता लाएगा। और ये जानिए कि विधि आयोग क्या होता है। तो हमारे संविधान ने विधि आयोग का ही प्रावधान किया है, 5 साल में एक बार ये बनता है। इसके अलावा ये भी जानिए कि मैटरनिटी बेनिफिट बिल क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप इंटरनेट से देख लीजिएगा। या कि मैं सोच रहा हूँ कि जो चीज़ें आपको इंटरनेट पर नहीं मिलती हैं तो उनके लिए मैं एक नई वीडियो बना करके आपको सारी जानकारियाँ उसमें दे दूँगा। इसके अलावा सरकार का बजट परंपरा बदलने का रास्ता साफ। सरकार कह रही है कि अब जो बजट है वो 28 फरवरी के बजाय 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इसके पीछे जो कारण है वो आगे एक पेज में जो है मैं आपको वहाँ आकर के बता दूंगा। राज्यों ने 90,000 करोड़ रुपए जैसे क्षतिपूर्ति के रूप में मांगे। तो जो राज्यों का कहना है कि जीएसटी के कारण उनको जो क्षतिपूर्ति होगी और खासकर नोटबंदी से जो उनको जो क्षति हो गई है उन सारी क्षतिपूर्तियों के लिए अब उन्हें 90,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो निश्चित तौर पे अगर वो ऐसी मांग करेंगे और केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो जीएसटी आने में अड़ंगा लगाएंगे। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि जीएसटी जो है वो लेट हो सकता है, यानी कि अप्रैल से ज़रूरी नहीं कि आ ही जाए। तो पहली बात तो आईजीएसटी क्या है और क्षतिपूर्ति विधेयक क्या है ये आपको जानना चाहिए। साथ ही दोस्तों ये भी आपको जानना चाहिए कि हमारी जो सीमा होती है तो वो हमारी जो स्थल सीमा होती है वहाँ से 12 नॉटिकल मील 12 समुद्री मील की दूरी तक होती है। तो ये कहना है कि जो जीएसटी है तो उसका कार्यक्षेत्र कहाँ तक होगा, यानी कि उसको भी अभी स्पष्ट करना ज़रूरी हो गया है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। ये सपा में 2 फाड़। तो ये बेकार है, ये पूरा पेज बेकार है आपके लिए। रामचंद्र कह गए सी ऐसे बेटा करेगा पार्टी पर कब्जा और बाप देखता रह जाएगा। ये सब कुछ वैसे ही चल रहा है। आगे देखते हैं सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ दरअसल पे हमारे मेंस के सिलेबस में जो आंतरिक सुरक्षा है वहाँ पर दिया हुआ है इन केंद्रीय दलों के बारे में। तो आपको जानना चाहिए कि सीआरपीएफ क्या है, बाकी कोई इसमें खास खबर नहीं है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण खबर है कि आपको जानना चाहिए कि इको सेंसिटिव जोन क्या होता है और इसके अलावा एनजीटी क्या होता है, बीके चतुर्वेदी समिति क्या थी और इंडियन रोड कांग्रेस स्टैंडर्ड आईआरसी 73 क्या है। इसके अलावा ट्रांजिशनल क्लॉज क्या होते हैं, ये सब आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों ये इको सेंसिटिव जोन मैं आपको सिर्फ सिंपली बता देता हूँ कि हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। तो उसके आधार पर उसमें इको सेंसिटिव जोन शब्द का कहीं पर इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन उसमें 2 प्रावधान हैं, यानी कि उसका प्रावधान उसका जो आर्टिकल है 513 और एक आर्टिकल है 31। तो इसके आधार पर जो केंद्र की सरकार है वो किसी क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर सकती है। उत्तराखंड का ये कहना है कि उन्हें जो इको सेंसिटिव कई सारे इलाकों को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देने की वजह से वहाँ पर कई सारी परियोजनाएं जो हैं वो लटक गई हैं। वहाँ कई सारी पनबिजली परियोजनाएं लटक चुकी हैं जिसकी वजह से उत्तराखंड को बिजली की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उसने कहा है कि इसलिए क्षतिपूर्ति के तौर पर केंद्र सरकार उसको बिजली दे। आगे आते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा है जहरीली शराब पीने से 6 मरे। आपको जानना है जहरीली शराब क्या होती है। दरअसल जहरीली शराब कोई ऐसी शराब नहीं होती जिसमें जहर मिलाया जाता है, क्योंकि जब भी आप कोई शराब बनाते हैं तो फर्मेंटेशन के वक्त यानी किण्वन के वक्त उसमें मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल दोनों बनता है। तो जो एथिल अल्कोहल है वो तो शराब होती है, लेकिन जो मेथिल अल्कोहल होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। अगर उसे कम मात्रा में लिया जाए तो अंधा हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो मर जाता है। लेकिन चूँकि क्या है कि जब भी आप कोई शराब बनाते हैं तो एथिल मेथिल दोनों बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो महंगी शराबें आती हैं तो उनका कई बार आसवन किया जाता है जिसमें से मेथिल अल्कोहल बाहर कर लिया जाता है। लेकिन जो देसी शराबें बनती हैं तो कई बार इस तरह की घरेलू शराबों में मेथिल अल्कोहल को अलग करने के लिए किसी प्रकार का विशेष आसवन नहीं किया जाता है, और विशेष आसवन नहीं करने की वजह से वो मेथिल अल्कोहल शराब में बना रह जाता है, जिसकी वजह से बाद में उसे पीने पर लोगों की मौत हो जाती है।
वहीं किनारे एक खबर है, नरौरा से छोड़ा गया पानी पहुंचा, खतरा बढ़ा। तो नरौरा और टिहरी जो बांध हैं उनके बारे में आप जान लीजिएगा। और नरौरा में एक परमाणु संयंत्र भी है, परमाणु विद्युत संयंत्र भी है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय विज्ञान कांग्रेस। ये दरअसल पे ये पूरा जो आर्टिकल है ये आप जरूर पढ़िए, पूरी तरीके से पढ़िए। इससे कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं मैं आपको बता दूं। तो स्कोपस क्या होता है, ये स्कोपस डाटाबेस क्या होता है, आप इसको जरूर पढ़िए। वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी जो एक थीम थी, आप उसके बारे में जानिए। टेक्नोलॉजी विजन 2035 हमारा क्या है, ये निश्चित तौर पे आपको इसका पीडीएफ कहीं ना कहीं मिलेगा, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। और समावेशी विकास क्या होता है ये आप जानिए, ये मैथ्स के लिए बहुत आवश्यक है। और आगे जो खबरें हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि कल भी आया था कि विदेशी चंदा नियमन कानून, ये तीस्ता सी तलवार से जुड़े मामले में उस खबर में है। विदेशी चंदा नियमन कानून क्या होता है, और इसके अलावा धारा 120 भी आपराधिक षड्यंत्र, और FCRA 2010 तथा FCRA 1976, यानी दो तरीके के FCRA कानून है, एक 2010 में बना था और एक 1976 में बना था। तो आपको ये जानना चाहिए कि उनके क्या प्रावधान हैं। इसके अलावा लिखा है कि 5.7 की तीव्रता वाले भूकंप से कांपा पूर्वोत्तर। तो पहले आप जानिए कि भूकंप की तीव्रता का जो रेक्टर स्केल होता है वो क्या होता है। फिर उसके बाद नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी क्या है। फिर ये जानिए कि भूकंप का केंद्र यानी जो अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर होता है वो क्या होता है और कहाँ पे होता है। इसके अलावा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को भूकंप की दृष्टि दुनिया के 6 सर्वाधिक संवेदनशील स्थानों में रखा गया है, ये भी आपको जानना चाहिए। एक अन्य खबर है, यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि अफस्पा यानी कि सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 क्या है और ये क्यों इतना ज़्यादा विवादित है। उसके पीछे कारण ये है कि इस कानून के तहत सेना और अर्धसैनिक बलों को अशांत क्षेत्रों में बिना पूर्व सूचना के अभियान चलाने की शक्ति प्रदान हो जाती है, मिल जाती है, जिसके कारण कई बार वो उसका दुरुपयोग करते हैं, ऐसा उन पर आरोप लगाया जा चुका है और कई राज्य इसीलिए इसका विरोध करते हैं। उसके बाद OFC सेंसर रोकेगा रेल हादसा। इसमें आपको ये जानना चाहिए कि OFC क्या होता है। तो ये होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल, उसे ही कहते हैं OFC। तो ये कहा जा रहा है कि जो GPS आधारित प्रणाली है तो बहुत कारगर नहीं है, इसलिए एकॉस्टिक सेंसिंग बेस्ड जो OFC प्रणाली है अब उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि रेल में जो हादसे हो रहे हैं लगातार उन हादसों को रोका जा सके। वो कैसे काम करती है आप इसमें पूरा पढ़ सकते हैं। आगे है जो एडिटोरियल पेज है उसमें भरत झुनझुनवाला का लेख जब भी आपको मिले तो आपको उसे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इनके लेख सबसे बेहतर होते हैं। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे नए आइडियाज़ दिए और ये बताया है कि नोटबंदी जो है तो उसके बाद सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि वो नोटबंदी को सफल बना सके। लेकिन यहाँ पे कई सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी लिखी हुई हैं जिसको पढ़ के शायद आपको लगे कि ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है, और है तो आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए। बजट सत्र पर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो बजट सत्र होगा वो कैसा होगा उसके बारे में कुछ चर्चा की गई है, और ये बताया गया है कि जो बजट सत्र अब जो बजट है जो पहले 28 को आता था 28 फरवरी को, वो 1 फरवरी में क्यों आ रहा है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर जाति मजहब के नाम पर वोट नहीं, तो जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसी पे ये आर्टिकल है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(3) ये बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है। तो यहाँ पर सिर्फ यही जानने वाली बात थी और नियम कायदों में बदलाव की ज़रूरत नहीं। और इसमें भी कई स्थानों पर आप देखेंगे कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) का उल्लेख किया गया है और 123(3)(a) का भी उल्लेख किया गया है। तो आप ये जानिए दोस्तों कि ये 123(3) और 123(3) ने ये काफ़ी हद तक पूछे जा सकते हैं। नियम कानूनों में और बदलाव की ज़रूरत, ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे अगला जो है कि विकल्प के अभाव का रोना, ये सब प्लास्टिक की पॉलीथीन और वो उससे कैसे निपटा जाए उसके संबंध में है। आगते हैं अगर अर्थव्यवस्था वाले पेज पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि EPFO ने पेश की नामांकन की नई स्कीम। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO होता क्या है। उसके बाद एनरोलमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट कवरेज कैंपेन 2017 क्या है और किसके लिए है। यहाँ पर 2 योजनाओं के नाम लिखे हैं, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना और प्रधानमंत्री प्रधान रोजगार प्रोत्साहन योजना। इन दोनों के बारे में आपको जानना चाहिए, पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि कार्ड से भुगतान के बाद जो अभी शुल्क नहीं लिया जा रहा है, हो सकता है कि आगे चल के उस पर फिर से शुल्क लगा दिया, यानी कि जो 2% का टैक्स लगाया जाता था जिसमें अभी छूट दी गई थी, वो हो सकता है बंद हो जाए। और साथ ही ये भी आप जान लीजिए कि जो 2000 और 500 के पुराने नोट थे वो RBI आपके नहीं बदलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अनिवासी भारतीय यानी सिर्फ NRIs के बदलेगा। तो आप अपने पुराने नोटों को बदलवाने के लिए RBI मत पहुंच जाइएगा, क्योंकि आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा। आगे देखें, लिखा हुआ है कि बैंक के कर्ज ब्याज में कटौती का दौर जारी। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था, तो ये दौर अभी जारी रहेगा क्योंकि बैंकों के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसा आ गया है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है।
और यहाँ पर लिखा हुआ है कि नोटबंदी में गड़बड़ी करने वाले अफसरों पर चलेगी तलवार। तो आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा बदमाशी की है कई सारे बैंक कर्मियों ने, तो उन पर कुछ ना कुछ तो कार्रवाई अब होनी ही चाहिए। आगे आपको जानना चाहिए कि टीचर होम लोन स्कीम नहीं, एसबीआई ने कहा है कि जो हमारी होम लोन स्कीम आई है वो टीचर स्कीम नहीं है। तो आप जानिए कि टीचर स्कीम क्या होती है। टीचर स्कीम वो होती है जिसमें आपको ये नहीं पता होता है कि 2 साल बाद इसमें ब्याज की दर क्या होगी, यानी बदल सकती है। तो आपको ये जानना चाहिए कि MCLR जो कि इस साल की परीक्षा में आया भी हुआ था प्रीलिम्स में, कई लोगों से नहीं बना था, तो यहाँ पे आप जानिए कि MCLR के आधार पर ब्याज दरें कैसे निर्धारित होती हैं और MCLR क्या है। आगे जानिए कि पेमेंट बैंक क्या होता है, और पेटीएम जो है वो अभी चल के पेमेंट बैंक बनने वाला है। तो पेमेंट बैंक भारत में कितने हैं और ये क्या होता है, इनकी क्या विशेषताएं, ये भी आपको जानना चाहिए। इसके अलावा बेवजह नहीं दिख रहा है शीर्ष अदालत का गुस्सा। तो मैंने आपको पहले पेज में जो बताया कि बहुत सारे जो हमारे बैंक हैं सरकारी बैंक, तो उन्होंने बहुत सारा कर्जा दिया हुआ है और वो अब दोबारा वसूला नहीं जा पा रहा है। तो जिसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस बात पे नाराज़ है कि जो इतना सारा पैसा है तो वो आखिर बैंक क्यों नहीं वसूल पा रहे हैं, आखिर वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो उसको वसूला जा सके। तो ऋण वसूली ट्रिब्यूनल यानी DRT जो बता चुका हूँ, और इसके अलावा प्रतिभूति कानून सरफेसी एक्ट जिसमें संशोधन की बात की गई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको ज़रूर आप पढ़िएगा। तो एक बहुत आपको बड़ी बात बता दूं कि शायद आपको नहीं पता होगा कि देश में जो 41 बैंक हैं, तो बैंक तो और ज़्यादा हैं लेकिन कुल 41 उन बैंकों का जो सरकारी बैंक है तो उनका जो NPA है 5,65,000 करोड़ पहुंच चुका है। अब सोचिए कि एक ऐसा NPA, एक ऐसा कर्जा जो कि वापस होने की कोई संभावना नहीं दिखती है, जिसकी वो 5,65,000 करोड़ रुपये पहुँच चुका है। आगे आते हैं अंतर्राष्ट्रीय पेज पर। तो यहाँ पर दिया हुआ है, सिर्फ जानना आपको है कि इस्तांबुल कहाँ पर है, और ये जैसे कि तुर्की, तो एक बार क्वेश्चन आ गया था कि तुर्की कहाँ पर है, किन किन सागरों के बीच में है, तो भूमध्य सागर और काला सागर के बीच में है। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। उसके अलावा ये था कि पिछले सप्ताह रुके थे हिंसा, पानी के लिए छिड़ी जंग। तो इसमें आपको जानना चाहिए कि सीरिया में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय पेज में आपको जो कोई भी स्थानों के नाम मिले तो आप उनको दुनिया के नक्शे में ज़रूर ढूंढें, क्योंकि यही सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे गोलन हाइट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अक्सर अखबार में आ जाती हैं, लोगों को नहीं पता होता कहाँ पे हैं, और ये UPSC पूछ देता है और उनसे नहीं बन पाती है। अब यहाँ पे देखिए कि ICBM जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल थी, तो इसके बारे में आज फिर से छपा है। तो ये आपको जानना चाहिए कि भारत के पास कौन कौन सी ICBMs हैं, कौन कौन सी मिसाइल ऐसी हैं जो ICBM हैं। और ये आप जानिए कि फिलीपींस कहाँ पे है, और फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है वो फिलीपींस से किस द्वीप में है, क्योंकि फिलीपींस में कई सारे द्वीप हैं, तो आपको देखना चाहिए। दक्षिण चीन सागर कहाँ पे है और उसका क्या, वहाँ की क्या राजनीति है इस समय, तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों। तो इस पर प्रीलिम्स और मेंस में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। तो सबसे पहले ये जाने कि दक्षिण चीन सागर का मुद्दा क्या है, वो मैं कभी आपको बाद में बता दूंगा। आगे के खेल के पेज में ज़्यादा कुछ नहीं है, हालांकि खेल के पेज में वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण चीज़ आ गई जो खेल से संबंधित नहीं है, एथलीट शांति ने दर्ज कराया मानवाधिकार उल्लंघन का मामला। तो आपको यहाँ जानना चाहिए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है और राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ, एथलेटिक महासंघ और जो कोई भी इस तरह के संस्थान यहाँ पर आपको मिल जाए खेल वाले पेज में, सिर्फ आपको उनको नोट करना चाहिए, बाकी कौन जीता कौन हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आगे आते हैं, अगले पेज में कुछ भी नहीं है। जो आखिरी पेज है तो यहाँ पर प्ले स्कूलों के लिए आएंगे नियम कानून। तो मैं आपको बताऊँ कि दोस्तों जो छोटे छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल हैं तो उनके लिए कोई नियम कानून नहीं, यहाँ तक कि जो बच्चों के लिए, बहुत छोटे बच्चों के लिए जो डे केयर सेंटर होते हैं जहाँ माँ बाप बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं और शाम को आके उन्हें लेते हैं, तो उनके लिए भी अभी तक कोई कानून नहीं बना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी जा कर के प्रचलन में आई हैं, तो इसलिए अभी कोई कानून नहीं बना है। यहाँ तक कि भारत में जो टैक्सी एग्रीगेटर यानी ओला यूबर हैं, इनके तक के लिए कोई कानून नहीं बना है। तो इन सभी के नियमन के लिए कानून बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो इस पर आगे चल के कोई पहल होगी। तो आप देखिए कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ये क्या है, ये आपको जानना चाहिए, पूछा जा सकता है। उसके अलावा उत्सर्जित कार्बन से उपयोगी केमिकल बना रही भारतीय कंपनी, तो सबसे उसके आपको ये जानना है मेनली कि तमिलनाडु में दुनिया का एक सबसे बड़ा सौर संयंत्र लगाया गया है, जिसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है कि ये कहाँ पर लगा है और इसका कितना क्षेत्रफल है। 648 मेगावाट इसका उत्पादन है और 15 लाख घरों को इससे बिजली मिलती है। आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वायु प्रदूषण के कारण चीन के 25 शहरों में रेड अलर्ट।
तो आपको जानना है कि रेड अलर्ट क्या होता है, फिर ऑरेंज अलर्ट क्या होता है, येलो अलर्ट क्या होता है। तो इस तरीके से जो अलग अलग अलर्ट होते हैं तो उनकी तीव्रता क्या होती है और वो कब जारी किए जाते हैं, सबसे कम कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, और किन किन देशों में इस तरीके का प्रचलन है अलर्ट जारी करने का, तो आपको उसके बारे में जानना चाहिए। और ये आपको पहले बता चुका हूँ कि PM2.5 जो है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये अधिकतम 25 होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है ये आपको जानना चाहिए और क्या क्या करता है ये भी जानना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आज का पूरा जो हमारा कार्यक्रम है, जो हमारा रिव्यू है वो पूरा होता है। तो चैनल को आप मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें, और भी ऐसे बहुत सारे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा जिससे कि आपका जीएस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। धन्यवाद।